एवरीवन, मोस्ट वेलकम। सो आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास में हम कौन से सब्जेक्ट को समझने वाले हैं। येस, ये जो टॉपिक है ये हमारे चैनल पे बिल्कुल ही न्यू सब्जेक्ट है जो कि आज मैं बिल्कुल रिवीजन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। सो येस, आज से हम सभी एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे कुछ लोग शॉर्ट में ETP बोलते हैं, कुछ लोग इसे EP बोलते हैं एंड कुछ लोग इसे EPS बोलते हैं। ओके, सो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे एंड इस सब्जेक्ट में जो है ना वो जितने भी चैप्टर्स हैं, मेनली इसमें 6 चैप्टर्स हैं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। तो मैंने सोचा कि चलो रिवीजन इसका भी करवा ही देते हैं। ऑल्दो इसका रिवीजन जो है वो हमारा 15 फेब को है, तो 15 फरवरी से पहले ही हमारा ये चैप्टर, इट मीन्स दैट ये सब्जेक्ट का जो है वो रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा आज स्टार्ट करने वाले हैं, हम रिवाइज करने वाले हैं। इसमें सारे की पॉइंट्स को मैंने ओवरव्यू के तौर पे लिखा है, ठीक है। तो अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और इट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So the chapter is entrepreneurial opportunity. Entrepreneurial opportunity. What this means? तो देखो entrepreneurial, ठीक है, मतलब उद्यमिकता, ठीक है, या उद्यमिक। opportunity मतलब अवसर, ठीक है, उद्यमिक अवसर। इसका हिंदी मीनिंग जो है उसका मतलब होता है औद्योगिक अवसर, ठीक है। देखो एंटरप्रेन्योर्स जो वर्ड है अभी काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप सभी इससे बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे, सुने होंगे एंटरप्रेन्योर, है ना, सुने होंगे ना। सो येस, हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, बट ये थोड़ा प्रैक्टिकल से साइड हो जाता है बिकॉज ये एक सब्जेक्ट है, इस पर हमें बुक का नॉलेज को समझना होता है। ऑल्दो ये जो सब्जेक्ट है ना, इफ़ यू गेट दिस सब्जेक्ट वेरी केयरफुली देन ये आपका होल लाइफ हेल्प कर सकता है। एंड वन थिंग, ये बहुत ईजी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हार्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। सो अगर प्रैक्टिकल मतलब ओरिजिनल लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इजी सब्जेक्ट है। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बेसिकली BST इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का एक सार है। मतलब जो आप BST में पढ़े हो या पढ़े होंगे या इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में पढ़े होंगे, वही सारा इसमें आपको फिर से लिखने को मिलेगा। और बस इसमें थोड़ा टॉपिक जो है ना वो मतलब इसमें जो है ना वो प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, ओनली इसमें जो है वो आपको थ्योरेटिकल जाना होगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नो, इसे स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स को इन हिंदी वी ऑलवेज से साहसी और उद्यमी, ठीक है। उद्यमी क्या होते हैं, जो उद्योग स्टार्ट करते हैं। देखो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स में डिफरेंस क्या है। बिजनेसमैन मीन्स वैसे पर्सन जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने का मतलब है कि मेरा ये मार्कर है, ठीक है, आई एम अ शॉपकीपर एंड मैं ये मार्कर जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है ये किसी भी फर्स्ट सोर्स से परचेस करूँगी एंड किसी भी इंटरमीडियरी से परचेस करूँगी, ठीक है, जो बीच में लोग हैं, और फिर इसे मैं कस्टमर्स को सेल करूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स को बाय करके सेल कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बाय करके सेल कर रही हूँ। तो ये बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेस करते हैं अलग अलग चीज़ों का। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, समझे, जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एकदम स्टार्टिंग लेवल से एंड यूजर्स तक पहुंचाने का सारा प्रोसेस करते हैं, ये होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। अंडरस्टैंड, लाइक कि इफ मैं ये मार्कर को प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, इसके लिए मैंने सारे रॉ मटेरियल्स परचेज किए, सारे मैन, मटेरियल्स, पावर्स एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एंड इसके बाद जब हमारा ये मार्कर रेडी हो गया तो मैंने इसका एडवर्टीजमेंट भी किया एंड लोगों तक पहुँचाया भी, ठीक है। मतलब ये सारा प्रोसेस एक अकेला एंटरप्रेन्योर ही नहीं करता है, बट वो करवाता है। अंडरस्टैंड, तो यही डिफरेंस है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स में। ओके, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो ये जो प्रोसेस चला ना इस मार्कर का प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने तक, कैपिटल और फैक्ट्री इंट्रोड्यूस करने तक से सबसे लास्ट एंड यूजर तक ये मटेरियल्स पहुंचे, इस बीच में जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अंडरस्टैंड, तो ये होता है आपका एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज के चैप्टर में हम समझने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उद्यमिक अवसर, ठीक है। देखो सबसे पहले ना अपॉर्चुनिटी का मतलब समझो। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज व्हाट मेक्स सम बिजनेस सक्सीड
while others fail। बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा एक्सटर्नल सोर्स है जिससे कि एक बिजनेस जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है, वेयर एज दूसरा बिजनेस जो है वो काफ़ी फेल भी हो जाता है अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ना कर सके। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं ना तो सभी के लिए आती हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, उसे नहीं पहचान पाते और ना ही उसके पीछे भाग पाते हैं। दैट्स वाई वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बट जो लोग ऐसा करते हैं दे आर वेरी मच सक्सेसफुल, राइट ना। कितने सारे बिजनेसेस हैं, कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। एग्जाम्पल में आप यूट्यूब खोलोगे तो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह दिख ही जाते हैं, राइट। अभी इन्हीं का तो क्रेज चल रहा है एकदम, राइट ना। सो ये आपको आई बात समझ में कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी एक ऐसी थिंग है, ऐसा एक्सटर्नल सोर्स है जो कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है जब दूसरा फेल हो रहा हो, राइट। मान लो कि अभी कुछ ऐसा आ जाए, मान लो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए एक ऐसा मैं मार्कर बना दूं जो बिल्कुल ही चौक के जैसा है, ठीक है। और बिल्कुल चौक के जैसा मार्कर अगर बना दिया जाए, ये कभी आया नहीं है और मैंने इसे बना दिया मान लो, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था कि ब्लैक बोर्ड पे भी मार्कर के जैसा लिखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी था, ये था ना। तो जिसने इसे ग्रैब किया वो आगे बढ़ गया और जिसने नहीं ग्रैब किया वो वहीं है, राइट। तो यही होता है अपॉर्चुनिटी, ओके। नाउ लीडर्स आर सक्सेसफुल बिकॉज दे सी अपॉर्चुनिटीज बिफोर अदर पीपल स्पॉट देम। मतलब लीडर्स जो हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं या उस पर वर्क करने लग जाते हैं जब बाकी लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं होता है। अंडरस्टैंड, यस दिस लाइन इज़ वेरी ट्रू। ये लाइन तो बिल्कुल ट्रू है, आपके ओन लाइफ में भी ऐसा होता होगा। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती होंगी स्कूलों में या कॉलेजेस में जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते होगे और बाद में आपको पछतावा होता होगा कि क्यों मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और जो दूसरे लोग पार्टिसिपेट किए होंगे उन्हें देख के आपको थोड़ा फील होता है कि ऑफ काश मैंने किया होता, राइट ना। तो ये उसी तरह का अपॉर्चुनिटी है जो एक्सटर्नल सोर्सेस सभी के लिए आता है, बट स्पॉट वही कर पाते हैं जो इस पर वर्क करते हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स। नाउ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? तत्व, ठीक है। तत्व मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या आ जाते हैं, ओके। सो हियर एस्योर्ड मार्केट स्कोप। मार्केट स्कोप, ठीक है। मार्केट स्कोप का मतलब क्या है कि मार्केट की स्थिति, ठीक है, या मार्केट का क्या स्कोप है। अगर आप कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करने वाले हो या कुछ भी करने वाले हो तो आपका ये जो है ना वो मार्केट को फैसिलिटेट होना चाहिए, ठीक है। मार्केट का ध्यान आप रखें तभी जा करके ये अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आप तक पहुंच पाएगा अच्छे से, ठीक है। अब हर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं हो जाता, ठीक है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ता है कि मार्केट में इसका डिमांड है, इसका आप प्रोडक्शन कर सकते हो, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये आपका पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो है, तब आप करोगे। वैसे एंटरप्रेन्योर्स में पॉकेट फ्रेंडली थिंग अगर सोचोगे फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज इसका नेम ही है उद्यमी साहसी जो रिस्क ले सके, राइट। नाउ एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है तो सबसे पहले वो जितना भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहा है सारा उसका इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे उसको प्रॉपर रिटर्न मिल जाए, ओके। सो दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नाउ प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया, मतलब जो भी आइडिया लगाया जा रहा है या जो भी सोचा जा रहा है वो आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रातों रात आप एक छोटे से बिजनेस एस्टैब्लिश करोगे और एक दिन प्रोडक्शन किया, 2 दिन प्रोडक्शन किया और अब तीसरे दिन से आपका प्रोडक्ट जो है वो बूम कर गया, मार्केट में एकदम बिकने लगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो एक दिन बूम होने के लिए कितने दिन और कितने रात आपको लगाने होंगे, राइट। सो दिस इज अ प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया, मतलब आइडिया जो है वो आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में एक फिगर होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल फिगर होना चाहिए, राइट। अब आज से 5 ईयर्स बाद या 6 ईयर बाद जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे माइंड में फिगर है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब ऐसा तो मैं नहीं सोच रही कि मैं जाके चांद पे अपना घर बनाऊंगी, यस इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल ही हो गया। मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिकली कुछ भी सोचो हो जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिकल होना होगा इसमें, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एलिमेंट। पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है, मतलब फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में भी पोटेंशियल रहना है आपको, ठीक है। मतलब फ्यूचर के बारे में भी सोचना है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। नाउ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे फैक्टर्स। तो इसमें क्या है? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज विच कुड बी यूज्ड कॉमर्शियली, मतलब एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए
कि जो भी आइडिया आपके पास आ रहा है उस आइडिया को आप कॉमर्शियली यूज़ कर सको, उस आइडिया को आप मॉनेटरी टर्म में मतलब कॉमर्शियल ला सको, मतलब जो भी आइडिया आपके अंदर है उसमें बिजनेस चल सके, उससे आपका कॉमर्शियल कुछ फ़ायदा हो सके, तब ये आपका फैक्टर, तब ये जो है वो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी माइंड में आइडिया आ गया और आप उस पर वर्क करने लग गए तो वो मार्केट में जाके आपको मॉनेटरी रिटर्न देगा ही, ऐसा नहीं भी हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है। अगर वो मॉनेटरी रिटर्न दे रहा है तब वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर नहीं दे रहा तो वो फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपका नहीं होगा, फिर वो आपका अलग थिंग हो गया, ठीक है। नाउ एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन, आपका अलग अलग सोर्स से आपका इंफॉर्मेशन आने का, लेने का, प्राप्त करने का एबिलिटी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस एक बार सोच लिया और स्टैब्लिश कर दिया, नहीं, आपको पहले इंफॉर्मेशन ग्रैब करना होगा, एक्वायर करना होगा कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है। आप जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले हो या किसी भी चीज़ का अगर आप बिजनेस इस्टेब्लिश करने वाले हो तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को समझना होगा, राइट। उस चीज़ से रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशंस आपको लेने होंगे, एक्वायर करने होंगे, तब जाकर के आपका ये एक करेक्ट अपॉर्चुनिटी बन पाएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। नाउ इट्स विजन एंड क्रिएटिविटी। देखो, बिना क्रिएटिव लोग तो कुछ नहीं करते। एक विजन होना चाहिए कि आप जो भी करना चाहते हो उसको आप लास्ट में कहाँ तक देखते हो, राइट, उसका फ्यूचर आप कैसा देख रहे हो, ये विजन होना चाहिए। क्रिएटिविटी तो भर के होनी चाहिए, मतलब बिना क्रिएटिव लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते, राइट। क्रिएटिविटी, जैसे आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करो तो उसमें कुछ न्यू क्या है, राइट। अगर आप इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हो और ये मॉनेटरी वैल्यू आपको नहीं दे रहा है तो आप इसको कुछ ऐसा क्रिएट करो कि वो आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं था, जो आपको मॉनेटरी रिटर्न नहीं दे रहा था, वो अब आपको मॉनेटरी रिटर्न देने लग जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। नाउ अब आता है आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग। देखो, स्कैनिंग जो वर्ड है ना, अभी हम लोग बहुत सुनते हैं ना, लाइक फ़ोन में वायरस स्कैन करने के लिए आता है हमेशा, एवरीडे। कोरोना के टाइम पे थर्मल स्क्रीनिंग होता था हमारा, राइट। तो थर्मल स्कैनिंग होता था, स्क्रीनिंग में बोलती हूँ, स्क्रीनिंग स्कैनिंग शायद ये होता होगा कुछ। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है? तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या है कि पता करना ना कि आपके आसपास क्या चल रहा है, यही तो है स्कैनिंग करना। मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बार फिर से सिलेबस को देख लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ, स्टडी कर लेती हूँ। दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग ऑफ माई चैप्टर, स्कैनिंग ऑफ दैट चैप्टर। मैं भी उस चैप्टर को स्कैन कर रही हूँ अपने माइंड में। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ होता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग में, समझे। देखो क्या लिखा है मैंने, केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का केयरफुल मॉनिटरिंग, मतलब किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब आंतरिक पर्यावरण और बाहरी पर्यावरण। याद करो बीएसटी में मैंने पढ़ाया था चैप्टर 2 में बिजनेस इन्वायरमेंट, बिल्कुल वैसे ही है ये। बिल्कुल मैंने बोला ना, ये बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का सार है एक मिला हुआ, ठीक है, सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। देखो, तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है कि किसी भी बिजनेस का इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स का मॉनिटरिंग करना, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स का केयरफुल मॉनिटरिंग करना, मतलब उसे पढ़ना, जांचना या उसके बारे में समझना, राइट। फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ताकि जितने भी अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, जितने भी अवसर नजर आ रहे हैं, उनको ले सके, उनको प्राप्त कर सके, उनको डिटेक्ट कर सके, राइट। देन है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कभी कभी ना दिखे, कभी कभी कुछ थ्रेट भी दिख जाए मार्केट का, राइट। तो इसीलिए ये किया जाता है। दैट मे अफेक्ट इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स, जिससे बिजनेस का करंट प्लान और फ्यूचर प्लान जो है वो अफेक्ट हो सकता है, राइट। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है ना कि ये जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्वॉट एनालिसिस, लिखा है ना SWOT, स्वॉट एनालिसिस। तो इसे समझने के लिए पहले तो ये समझो कि बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? सो जो सबसे फर्स्ट होते हैं दैट इज इंटरनल एनालिसिस, ओके, इट इज इंटरनल एनालिसिस एंड इट इज अनदर इज एक्सटर्नल एनालिसिस, ओके। मतलब एक एनालिसिस जो बिजनेस के अंदर के तत्वों का एनालिसिस होता है, ठीक है, और एक एनालिसिस जो बिजनेस के बाहर के तत्वों का एनालिसिस होता है, राइट। जो
आप देखो, आप अगर खुद का एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि आपके अंदर क्या क्या कमी है और आपके अंदर क्या क्या गुण है। दो ही चीज़ तो पता होगा ना आपको। अगर खुद को जांचोगे, बैठोगे अच्छे से, अपने लिए टाइम निकालोगे तब। एंड आई जस्ट वांट टू से कि निकालो, तभी तो खुद के लिए टाइम निकालो, कब तक फ़ोन में घुसे रहोगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। तो इंटरनल एनालिसिस में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो आपका कोई गुण या तो आपका एक अवगुण। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा एंड वीकनेस देखने को मिलेगा, राइट। तो इंटरनल में आपको मिलेगा देखने को स्ट्रेंथ, ये मेरा रॉन्ग साइड पड़ता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ओके। और एक्सटर्नल एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, राइट। इंटरनल में आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके बिजनेस का, और एक्सटर्नल एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, तब जाके ये बनता है स्वॉट एनालिसिस। देखो SWOT, ओके। सो नाउ दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। यही है स्वॉट एनालिसिस। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस में जो भी तत्व आते हैं, लाइक इंटरनल एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, यही चार एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आपके स्वॉट एनालिसिस कहलाते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है इधर, ठीक है, यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है ये करना, अगर ना करे कोई बिजनेस तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है, तो ये बीएसटी में भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना किसी भी फील्ड में अगर सबसे फर्स्ट मूवर होते हैं, किसी भी फील्ड में अगर सबसे पहले हम उतर रहे हैं ना, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं उस फील्ड में जीत हासिल करने को, राइट। तो अगर आप इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हो, इट मीन्स अगर आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो इंटरनल एक्सटर्नल, तो आपको पता चलता है कि आप किस चीज़ में फर्स्ट मूवर बन सकते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ग्रैब कर सकते हो, राइट। देन है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी। आप अपने बिजनेस के लिए एक राइट स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बना सकते हो, राइट। जो काम नहीं कर रहे हैं पहले से बने हुए, उससे आप चेंज भी कर सकते हो, राइट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड नाउ टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। आप अलग अलग रिसोर्सेज को टैप कर सकते हो या एक्वायर कर सकते हो उसका यूज करने के लिए, ठीक है। देखो ये सारी चीजें ना बिजनेस इन्वायरमेंट जैसी ही हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का भी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स में हमने यही चीज को समझा था, एक बार वो वीडियो भी देख लेना, तो ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। उसके बाद है बेटर परफॉर्मेंस, मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सको। देन है टू कोप अप विथ रैपिड चेंजेस, ठीक है, मतलब जो भी चेंज हो रहा है उसके साथ खुद को कोप अप कर पाना, उसके साथ खुद को मिला पाना, मिल के चल पाना, ये भी इसमें काम आता है। एंड इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग का मतलब क्या, बिजनेस का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज लोगों के मन में, कस्टमर्स के मन में, कस्टमर्स उसे कैसा देखते हैं, क्या वो कस्टमर उसे पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं, ये सारी चीजें। देन है एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट। देखो अब यहाँ पे आके फंसना है आप लोगों को, मतलब फंसना नहीं है, फंस सकते हो। इसमें क्या है एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट, एंड यहाँ क्या है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। मैंने आपको बोला कि इसमें जो है इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, लेकिन एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट एनालिसिस में आपको जो है वो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना होता है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल, इसमें इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, राइट, कि आपका मॉनेटरी टर्म में हो रहा है या नहीं। ओके, सो प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट टू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। समझे, इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए या थ्रेट को समझने के लिए इसमें जो है ना इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एनालिसिस आप करते हो। इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल मतलब मॉनेटरी टर्म में और नॉन मॉनेटरी टर्म में जो प्रोसेस हो रहा है उसका आप एनालिसिस करते हो इन्वायरमेंट एनालिसिस में, और इन्वायरमेंट स्कैनिंग में पूरा इंटरनल और पूरा एक्सटर्नल एनालिसिस, राइट। यही डिफरेंस है दोनों में। इन्वायरमेंट फैक्टर्स में आपके कौन कौन से आएंगे, तो देखो इन्वायरमेंट फैक्टर्स में आपके दो फैक्टर आएंगे। फर्स्ट वन इज माइक्रो इन्वायरमेंट
एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इन्वायरमेंट, सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह, ठीक है। मैंने बोला ना ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स और बीएसटी और अकाउंट्स है ये तो पूरा, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट में आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी, तो माइक्रो इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो स्मॉल लेवल पे होती हैं, और मैक्रो इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो एग्रीगेट हैं, जो बड़े स्तर पे की जाती हैं, राइट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में आप लिख सकते हो सप्लायर्स, ओके, सप्लायर्स जो एक पर्सन हो, कस्टमर्स जो कि एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन्स हैं, और इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, मध्यस्थ लोग, कॉम्पिटिटर्स और जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक या कस्टमर ये सेम होते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके हो जाएंगे पॉलिटिकल फैक्टर, ओके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में इकोनॉमिक चेंज वगैरह आते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल में तो आपको पता ही है कि कौन सा सरकार आने वाला है तो कौन सा बिजनेस बढ़ने वाला है, कौन सा बिजनेस घटने वाला है, ओके, तो ये पूरा आपका पॉलिटी से रिलेटेड होता है। देन इकोनॉमिकल तो पता ही है कि आपका शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, कौन सी कंपनी डूब रही है, कौन सी कंपनी उग रही है, ये सभी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं, ओके। देन आपका इसमें सोशल भी आ जाता है। सोशल का मतलब क्या है कि जहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश होगा उसकी सोसाइटी के बारे में सोचना। लाइक अगर यहाँ पे इंडिया में कोई क्लॉथ स्टोर स्टैब्लिश हो रहा है या कोई क्लॉथ प्रोडक्शन का बिजनेस कोई स्टैब्लिश करने वाला है, तो वो फीमेल के लिए साड़ी और मेल के लिए जो भी धोती कुर्ता वगैरह होता होगा वो भी प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग का ये ट्रेडिशन होता है, राइट। तो अपनी मतलब कहीं भी रहेंगे तो वो उस एरिया की सोसाइटी के बारे में समझेंगे, राइट। तो सोशल हो गया ये। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल, उसके बाद इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में आपका जो है ना वो इकोलॉजिकल में जो है ना वो आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड आ जाता है, राइट। कि अगर आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी बिजनेस एस्टैब्लिश किए हो, उससे आपके पर्यावरण को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मतलब पर्यावरण को कोई हार्म ना हो। प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होता तो फिर हम कुछ करते ही नहीं, अगर पर्यावरण हमें वापस बोलता तो। ऐसे बोलता तो है इनडायरेक्टली अलग अलग आपदाओं से, बट हम समझते नहीं है, है ना। इकोलॉजिकल। नेक्स्ट इज लीगल, ठीक है। तो ये है आपका एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट में। अब आपका ये होमवर्क है कि एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट का ना आप कुछ इंपॉर्टेंट्स लिख लेना, ठीक है, अपने से, और मुझे बता देना कि हो गया, ओके। सो ये है आज का क्लास का रिवीजन। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई एंड आपका सर से पार नहीं हुआ, एंड प्लीज़ कमेंट में बता देना अगर ऐसा हुआ है तो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी इसके दूसरे चैप्टर को समझेंगे जिसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग को समझेंगे, ओके। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। जो चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं उसे स्टडी करो, एंड इसे तो समझना ही है, बार बार रिवाइज करना ही है, ओके। बेस्ट ऑफ लक।